रीड के सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। आप लोगों के अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक जो हैं उन टॉपिक को यानी कि लगभग मैं आपको 25 से 30 टॉपिक कराऊंगा इन 20 दिनों में। कंटिन्यू आप लोग मेरे साथ जुड़े रहना। और आप लोगों की अत्यंत डिमांड थी, वो लोग जिन्होंने पहले बीच में कोचिंग करी थी और छोड़ दी थी, उन लोगों को भी मैं अपना वीडियो यूट्यूब के माध्यम से पहुंचा रहा हूं। आप लोग, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को इस कोरोना काल में पहुंचाना मुश्किल है, तो मैंने प्लान किया है कि उन लोगों के लिए भी मैं यूट्यूब पर ही डाल रहा हूं। आप लोग अपना अध्ययन घर पर जारी रखें। और जितने भी दूसरे विद्यार्थी हैं जो मेरे यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, उनसे भी मैं कहूँगा कि ये एक बार फिर से सुनहरा अवसर है। किसी प्रकार की भ्रांति ना पालें। एग्ज़ाम होना फिक्स है, तो उस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग मैं कुछ नए वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। जैसे अपन गति की बात करेंगे, बिल्कुल सटीक बात करेंगे। और यूँ समझ लीजिए कि जितनी भी आपने तैयारी करी है उसको, अगर ये वीडियो आपके उसके साथ में रहता है तो आपकी मदद होगी उसमें। तो थोड़ी सी अपन उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के टॉपिक में। अपन नया टॉपिक ले रहा हूँ मैं, गति। हालांकि गति की बात अपने यूट्यूब वाले विद्यार्थियों के साथ में पहले कर रखी है। देखिए, अपन जो भी बात करेंगे वो एनसीईआरटी की बुक से बात करेंगे। जैसे एनसीईआरटी की जो 9th क्लास है उसकी बात करेंगे, यानी यह वीडियो 9वीं कक्षा वालों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। तो ध्यान देना इस चीज़ को, और आप लोगों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं गति। गति क्या है? तो सीधी सी बात यह है कि इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में कहीं पर भी अगर आप जाते हैं तो वहां पर क्या है, गति आपको देखने को मिलती है। जैसे कि आपकी आकाश गंगा की अपन बात करें, तारों की अपन बात करें, तारे की बात करें, और सूर्य में अगर अपन बात करें या चांद की बात करें, इन सभी में क्या है, कहीं ना कहीं प्रकार की गति अपने को दिखाई देती है। अब वो गति हो सकता है हमको दृष्टिगोचर नहीं हो रही हो। हम कहेंगे सर सूर्य की गति हमको दिखाई नहीं दे रही, लेकिन आप सोचिए कि सूर्य जब उदय होता है और अस्त होता है, पृथ्वी का घूर्णन हो रहा है, वो बात अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं हमको गति नजर आती है। तो गति सीधी सी बात क्या है कि हम ये कह सकते हैं कि एक प्रकार की गति के दो रूप हो सकते हैं। एक तो वो जो कि प्रत्यक्ष है, और एक वो जो परोक्ष है या अप्रत्यक्ष है ना। प्रत्यक्ष गति वो है जो हमको दिखाई दे रही है किसी न किसी प्रकार से। जैसे कि आपका बस का चलना, आपका चलना, इंसानों का चलना, या किसी भी प्रकार की जो चीज़ आप गति करते हो सजीवों में या निर्जीवों में देख रहे हैं, वो गति है। कल्पना कीजिए कि आपने एक फुटबॉल को लात मारी, है ना। फुटबॉल थोड़ी समय आगे जाकर के रुक जाएगी, तो ये आपने उसको क्या बल लगाने पर क्या हुआ है, गति हुई है। तो ये गति वो प्रत्यक्ष प्रकार की थी, आपने खुद ने उसको देखी है, आपने खुद ने उसको महसूस किया है। लेकिन अप्रत्यक्ष प्रकार की कौन सी होगी? तो जैसे कि मौसम, सूर्योदय है ना। अब मौसम और सूर्योदय जो है वो एक निश्चित गति है, वो एक क्या है, निश्चित गति है, अपने आप होने वाली गति है, और वो होती रहेगी। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से है वो, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रही, लेकिन चलेगी। लेकिन देखिए, अगर अपन बात करें गति, हमेशा ध्यान देना, गति हमेशा हमेशा कैसी होती है? तो गति हमेशा किसी न किसी के सापेक्ष होती है। क्या होती है? सापेक्ष होती है। एक शब्द याद रखना, सापेक्ष। मैं यहाँ पर एक शब्द क्या यूज कर रहा हूँ, सापेक्ष। तो गति हमेशा किसी ना किसी के सापेक्ष होती है, यानी कि कोई ना कोई एक मूल बिंदु होना आवश्यक है। बिना मूल बिंदु के गति नहीं होगी। सीधी सी बात क्या है कि मुझे यूँ बताइए कि जैसे तुमने किसी की तुलना करी, उसने इतना अध्ययन कर लिया है और मेरा इतना अध्ययन बाकी है, ये क्या हुई? तुलना हुई। तुलना कब होती है? जब दो चीजें होती है, किसी न किसी के सापेक्ष अपन बात करते हैं। तो गति भी क्या है? गति भी क्या है? सापेक्ष है। ध्यान देना, गति क्या है? सापेक्ष है। जैसे कि राम बस स्टैंड से 5 किलोमीटर उत्तर में अपने घर पे रहता है, घर में। अब ध्यान दीजिए, किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं। बस स्टैंड, यहाँ पर बस स्टैंड क्या है? मूल बिंदु है। बस स्टैंड क्या है? मूल बिंदु है। देखिए, मूल बिंदु का मतलब क्या हो गया? मूल बिंदु का मतलब ये हो गया है कि कोई निर्देश बिंदु। क्या है? कोई निर्देश बिंदु।
मूल बिंदु या कोई निर्देश बिंदु। मूल बिंदु या निर्देश बिंदु क्या होता है? वह बिंदु जिसके सापेक्ष किसी घटना की हम बात कर रहे हैं उसे अपन क्या बोलते हैं? मूल बिंदु या निर्देश बिंदु। जैसे कोई व्यक्ति अगर 5 किलोमीटर यूं जा रहा है उत्तर दिशा के अंदर, मान लो 5 किलोमीटर चला है, तो किसी सापेक्ष जगह से वो मुड़ा होगा या किसी सापेक्ष जगह से उसने क्या लिया, घुमा होगा, वो टर्न किया होगा या चलना प्रारंभ किया होगा। प्रारंभ कहाँ से किया होगा? कहीं न कहीं स्थान से उसने चलना प्रारंभ किया, तो ये जगह क्या होगी मुझे बताओ? सापेक्ष उसके मानेंगे। इसे हम प्रारंभिक बिंदु भी कह सकते हैं, मूल बिंदु भी कह सकते हैं, या निर्देश बिंदु के नाम से भी जानते हैं। तो मूल बिंदु कहें या निर्देश बिंदु कहें, कहीं ना कहीं इस चीज के बारे में हमें ध्यान होना चाहिए। जब भी हम गति की बात करते हैं, है ना, इसको अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। चलिए, ये बात होगी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष की। जब भी कभी हमारे दिमाग में ऐसा आता है कि साहब गति है या गति होती है, तो अपन गति की बात करते हैं, तो अगर मोटी मोटा मैं कहूँ कि गति के प्रकार देखें, कितने प्रकार की गति हो सकती है। एक सबसे पहले अपने दिमाग में आता है सरल गति, है ना, सरल। इसे अपन बोलेंगे सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति, ऐसी गति जो एक सीधी रेखा में संपन्न हो रही है, उसे हम किस नाम से जानेंगे? सरल रेखीय गति, है ना। एक निश्चित रेखा के अंदर क्या होगा, जो गति संपन्न हो रही है वो अपन सरल रेखीय गति के अंदर आएगी। दूसरी हमारे पास में आती है यादृच्छिक गति। यादृच्छिक गति हो तो रही है पर अनियमित रूप से है, उसे अपन क्या बोलेंगे? यादृच्छिक गति। एक होती है आवर्त गति। आवर्त गति, है ना, एक निश्चित आवर्ती के बाद में होने वाली गति क्या कहलाएगी? आवर्त गति। इसी प्रकार से हमारे पास में आएगी, ये हो गया सरल गति होगी है, प्रत्यक्ष होगी है। एक होगा दोलन गति। दोलन को भी आप जानते हैं, कंपन कहें या दोलन के, एक निश्चित मूल बिंदु के चारों तरफ या दोनों तरफ क्यों कहेंगे, ये मूल बिंदु है इसका, इसके दोनों तरफ इर्द गिर्द अगर कोई वस्तु घूमती है तो उस वस्तु को अपन क्या बोलेंगे? दोलन कर रही है। उस वस्तु को अपन क्या बोलेंगे? दोलन कर रही है। तो ध्यान रखना। एक होती है घूर्णन गति। घूर्णन गति, एक गति कौन सी आएगी भैया? घूर्णन गति। ये नाम ही आवश्यक है, इसलिए अपन उसके नाम के बारे में बात कर रहे हैं। जब कोई वस्तु किसी अक्ष के सापेक्ष घूर्णन करे, मेरी बात सुनना, जब कोई वस्तु किसी अक्ष के सापेक्ष घूर्णन करे तो उसे घूर्णन यानी कि घूमे, तो उसे अपन क्या बोलेंगे? घूर्णन गति के नाम से जानते हैं। एक हमारे पास में और आती है प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य गति क्या होती है? ऐसी गति जिससे किसी वस्तु को उसके कक्ष से बाहर निकाल दिया जाए, है ना, उसे बोलेंगे प्रक्षेप्य गति। और वो क्या कर जाती है? वस्तु पलायन कर जाती है। पलायन कर जाती है, ध्यान रखना, जिससे वस्तु क्या कर जाती है? पलायन कर जाती है, उसे हम क्या बोलेंगे? प्रक्षेप्य गति। हमने गति के बारे में अगर मोटी मोटा बात करी है तो सरल रेखीय गति, यादृच्छिक गति, आवर्त गति, दोलन गति, घूर्णन गति, प्रक्षेप्य गति, है ना, ये हमने गति के बारे में बात करी है। अगर कोई व्यक्ति आपको कहे कि मौसम एक प्रकार की गति है, अप्रत्यक्ष गति, है ना, वो हमको दिखाई नहीं दे रहा है किसी प्रकार से। आकाश गंगा तारे और सूर्य के अंदर होने वाली गति किस प्रकार की है? अप्रत्यक्ष गति है ना। और गति हमेशा किसी भी मूल बिंदु के सापेक्ष होगी। गति हमेशा मूल बिंदु की क्या होगी? सापेक्ष होगी। जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उनके ऊपर अपन ने एक बार चर्चा कर ली। चलिए अब कुछ पॉइंट अपने और आगे देखते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे गति के संबंध में ही। एक बात आती है दूरी की। किसकी आती है? दूरी। क्या होती है दूरी? यानी कि वस्तु द्वारा संपूर्ण मार्ग की लंबाई दूरी कहलाती है। दूरी कहलाती है यानी कि उसके द्वारा जो लंबाई है, कितना वो चला है ना। जैसे एक व्यक्ति है, मान लेते हैं अपन कि इस प्रकार का एक उसने मार्ग तय किया, इसको मैं पहले बनाता नहीं। ये ए बिंदु से चलना चालू किया, बी पे गया और बी से वो धीरे धीरे कहाँ चला गया? सी पर चला गया। ए से प्रारंभ गया, बी पे गया, बी से कहाँ चला गया? वो सी पे चला गया।
ए और बी के बीच की दूरी जो थी वो 5 किलोमीटर थी। कितनी किलोमीटर थी? 5 किलोमीटर थी। और बी से सी के मध्य की जो दूरी थी उसके पास में वो 12 किलोमीटर की थी। कितनी किलोमीटर की थी? 12 किलोमीटर की थी। तो वह व्यक्ति ए पे खड़ा था और ए से कहाँ पहुंच गया? सी पे पहुंच गया। ए से कहाँ पहुंच गया? वो सी पे पहुंच गया। तो अब मुझे बताओ कि ए से सी पर जाने के बाद में अगर अपने को कोई कहे कि दूरी क्या होगी, व्यक्ति की दूरी क्या होगी, तो दूरी के लिए अपन क्या करेंगे? ए और बी को जोड़ो, ए बी प्लस बी सी, यानी कि मैं जाऊंगा 5 पे और मैं जाऊंगा 12 पे। 12 और 5 को जोड़ने पे आएगा 17 किलोमीटर व्यक्ति की द्वारा तय की गई दूरी है। व्यक्ति के द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? 17 किलोमीटर होगी। यानी वस्तु द्वारा, यानी वस्तु है, बिंब है, कण है, जो भी हम ले रहे हैं उसके द्वारा संपूर्ण मार्ग, ये मार्ग है, संपूर्ण मार्ग की लंबाई, संपूर्ण मार्ग की लंबाई क्या कहलाएगी? दूरी कहलाएगी। वो कितना किलोमीटर चलता है, कितना मीटर चलता है, कितना सेंटीमीटर चलता है, क्या कहलाएगी? वो दूरी कहलाएगी। हमारे यहाँ पर एक शब्द और उपयोग में आता है, वो होता है विस्थापन। क्या आता है? विस्थापन। विस्थापन क्या है? तो प्रारंभिक व अंतिम बिंदु के मध्य की सीधी दूरी, मध्य की सीधी दूरी। देखो, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के मध्य की, प्रारंभिक मतलब जहाँ से उसने चलना प्रारंभ किया है, और अंतिम मतलब जहाँ पर वो चीज़ वस्तु रुक गई है। प्रारंभिक और अंतिम के मध्य की सीधी दूरी जो होगी वो सीधी दूरी क्या कहलाएगी? विस्थापन कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहूँ अगर इसको, तो मैं यूँ कर सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि ये सीधी दूरी है। जो ग्रीन लाइन में मैंने बनाया है वो क्या है? इसकी सीधी दूरी है। अगर ये दोनों 90 डिग्री पर होता है तो अपन सीधा निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगा करके। पाइथागोरस प्रमेय के अंदर क्या आएगा? आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। पाइथागोरस प्रमेय में क्या आएगा? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर प्लस मतलब यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस आधार मतलब क्या होता है? 12। यहाँ पर 12 है। आपको ध्यान होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये गणित वालों को तो ध्यान होगा, पर साइंस वालों के लिए थोड़ा सा जटिल बात हो सकती है। तो लंब की अपन बात कर रहे हैं तो यहाँ पर अपन लिखेंगे, यहाँ जहाँ थीटा होता है उसके सामने वाला हमेशा लंब होता है। तो ये हो गया 5 का स्क्वायर प्लस आधार क्या हो जाएगा? 12 का स्क्वायर। 5 का हो जाएगा 25, 12 का हो जाएगा 144। आप 25 और 144 दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 169, और 169 का रूट लेंगे क्योंकि स्क्वायर हटेगा इधर से। अगर कर्ण का स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर रूट आ जाएगा, तो रूट कितना आएगा? 13। रूट कितना आया? 13। तो ये जो होगा वो 13 किलोमीटर होगा। तो अगर विस्थापन पूछता है तो कितना आएगा? 13 किलोमीटर आएगा। सीधी सी बात यह है कि अगर उसने कोई डायग्राम दे दिया आपको और उस डायग्राम के अंदर उसने आपको जो मान दिया है वो इस प्रकार का दिया है कि इसकी सीधी निम्न में से विस्थापन होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल करके देखते हैं, आपको समझ में आएगा। दूरी जो उसने मार्ग तय किया है, विस्थापन जो प्रारंभिक और अंतिम के मध्य की सीधी दूरी है। अब विस्थापन जो है वो शून्य भी हो सकता है लेकिन दूरी शून्य नहीं होती है। देखते हैं अपन इसको एक बार और समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा मैं जल्दी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि टॉपिक थोड़े लंबे हैं। देखिए, एक व्यक्ति यहाँ से चलना प्रारंभ करता है, ए बिंदु से बी पर पहुँचता है और बी से वो कहाँ पहुँचेगा? सी पर पहुँचता है, और ये उसकी मध्य की सीधी दूरी लिख रहा हूँ मैं। ये चला 3 किलोमीटर और ये चला है वो 4 किलोमीटर, है ना। मध्य की सीधी दूरी ज्ञात किया। प्रश्न ये पूछेगा, निम्न, ऊपर लिखा होगा प्रश्न, तो बाकी नीचे लिखा होगा तो उपरोक्त आएगा, ठीक है ना, ध्यान रखना। व्यक्ति द्वारा विस्थापन और दूरी का सही विकल्प है। अब आपके पास में एक ए होगा, एक आपके पास में बी होगा, एक आपके पास सी होगा और एक आपके पास में डी होगा। 4 विकल्प होंगे। देखिए, अब उसने अपने को सबसे पहले वो देगा, देखिए विस्थापन और दूरी का सही विकल्प है। अपने को उसने मान लो दे दिया कि उसने 4 5 7 और ये दे दिया 5, ये दे दिया उसने 5 और 7, और ये उसने दे दिया अपने को
8 और 7 और ये दे दिया मान लो उपरोक्त सभी। वैसे इतना सरल देगा नहीं वो, उपरोक्त सभी, इसमें भी कोई ना कोई जटिलता लाएगा वो। अब देखिए विस्थापन और दूरी की बात करते हैं। सबसे पहले अपने को ये ज्ञात नहीं है तो अपन AC निकाल लेते हैं। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको ध्यान का सीधे ही कर लेते हैं एक बार, बिल्कुल सस्ता से सस्ता करके देखते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आप जानते हैं पाइथागोरस में, जब कर्ण अकेला बचेगा तो यहाँ पर रूट आ जाएगा और लंब की जगह अपन ले रहे हैं 3 का स्क्वायर, आधार की जगह अपन ले रहे हैं 4 का स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 हो जाएगा, 4 का कितना होता है 16 हो जाएगा, है ना। 4 चौक 16 होते हैं, तो 16 और 9 कितने हुए टोटल मिला के 25, और 25 का रूट कितना आता है 5। 25 का रूट कितना आता है 5। अब यहाँ पर तो अपन ने निकाल लिया और ये गलत होने की संभावना भी नहीं थी। अब अपन ने उत्तर निकाला कि भाई अपन को दूरी पता है ना, हमने दूरी निकाली, ये दूरी और ये विस्थापन है ना। दूरी अपन बात करेंगे तो आपने लिख दिया होगा फटाक से 3 + 4 बराबर दूरी आपकी कितनी आई बोलो, 3 और 3 6 और 7, दूरी आई 7 किलोमीटर। ठीक है, सही बात है। अब विस्थापन आपने निकाला तो विस्थापन कितना आया 5 किलोमीटर, है ना। मेरी बात सुनना, दूरी आपने निकाली तो 7 किलोमीटर और विस्थापन आपने निकाला तो कितना किलोमीटर 5 किलोमीटर। अब आपको विकल्प ढूंढा, और 5 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 7 इसमें भी, 8 और 7, ये देखो ये तो हो ही नहीं सकता, खेल खत्म। फिर दूसरा ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 8 और 7 है। अब ये 2 विकल्प हैं, इनमें से भावुक होकर बहुत सारे लोग गलत करेंगे। भावुक क्यों होंगे इस बात को समझना, भावुक क्यों होंगे जिस चीज़ को समझाता हूँ। अपने पास में पहले क्या पूछा है उसने, पहले विस्थापन पूछा है, पहले शब्द क्या उपयोग किया उसने विस्थापन, और विस्थापन कितना है 5 है, तो पहले विस्थापन 5 है। और फिर उसने दूरी पूछी है, दूरी कितनी है अपने पास में 7 है, दूरी 7 है, यानी कि विकल्प बी जो है वो सही है। लेकिन जिन लोगों को ये ध्यान होगा कि 3 4 और ये 5, कुछ लोग मैथ्स के जो विद्यार्थी होंगे वो भी काफ़ी अच्छे होते हैं, उनको ध्यान होगा कि आंकड़ा 5 का है, तो वो सीधा क्या लिखेंगे, पहला विकल्प देखेंगे 7 और 5, अरे 7 इसको दूरी को इसको जोड़ लिया तो 7 हो रहा है, इसको जोड़ा 5, ये विकल्प सही, और ये गलत हो जाएगा, ये विकल्प सही नहीं है, दूसरा विकल्प सही है। भले ही आंकड़े बिल्कुल वही हैं, लेकिन पहले किसकी बात करी इसने विस्थापन की, और विस्थापन पहला कितना है 5 है। दूसरी अपन ने दूरी की बात करी, और दूरी कितनी है अपने पास में 7 है। तो ध्यान देना, जो पहले लिखा हुआ है उसी का उत्तर पहले देना है, और जो बाद में लिखा हुआ है उसका उत्तर अपने को बाद में देना। ऐसा नहीं हो कि आगे पीछे हो जाए और आगे पीछे होते गलत हो जाएगा। इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। विस्थापन दूरी की अपन जो बात कर रहे हैं, है ना, ये अपने पूरा क्लियर कर ही लिया। चलिए क्लियर उतार लिया आपने। अब बात करते हैं अपन, इसी को मैं थोड़ा और क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा इसको और क्लियर करते हैं कि आखिर विस्थापन है क्या है और दूरी है क्या है। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि मान लो आपके पास में एक बिल्डिंग है और आप इसमें लिफ्ट में सवार हैं। इसकी जो ऊंचाई है मैं लिख देता हूँ 200 मीटर है, एक कल्पना कर रहे हैं हम खाली, और आपकी जो लिफ्ट है वो यहाँ पर लाके छोड़ देती है आपको, है ना। तो ऊपर छत पे छोड़ दिए, यहाँ पर छोड़ देती भाई, ठीक है। आप यहाँ पर उतर जाते हैं कुल मिला के टॉप पे। आपने चढ़ना जब चालू किया, यहाँ से चालू किया, ठीक है ना, तो टोटल कितनी दूरी तय कर सकते हैं आप, दूरी कितनी आएगी बताओ। दूरी आपके पास में आई 200 मीटर, और आप वापस उस बीच वाले माले में आकर रुक जाते हैं। पहले आप ऊपर गए, ऊपर से आप वापस नीचे आए और बीच वाले माले में आकर रुक जाते हैं। अगर बीच वाले माले में अगर आप रुक रहे हैं तो आपकी दूरी कितनी होगी, 200 आप ऊपर गए और 100 आप नीचे आए, टोटल मिला करके 300 मीटर हुई। विस्थापन कितना हुआ, विस्थापन सीधी दूरी हुई यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितनी हुई 100 मीटर। कितनी दूरी हुई टोटल मिला करके 100 मीटर। यानी कि सीधी सी कहानी ये है कि आपकी टोटल दूरी कितनी हुई 100 मीटर, सॉरी दूरी तो हुई 300 मीटर और विस्थापन कितना हुआ 100 मीटर ही हुआ है। ये क्लियर चीज़ है, यानी कि समझने जैसी बात यह है कि प्रारंभिक बिंदु ये था और अंतिम बिंदु ये है, अब कितना चले उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल एक घोड़े ने दौड़ना प्रारंभ किया
और दौड़ता दौड़ता वो एक गोल चक्कर लगा के वापस आ गया। ये वो रस्सी से बंधा हुआ था, है ना। जहाँ से चलना प्रारंभ किया वहीं पे आकर रुक गया। तो दूरी और विस्थापन क्या क्या होगा, है ना। जबकि इस रस्सी की जो लंबाई थी वो 7 मीटर थी। रस्सी की लंबाई क्या थी, 7 मीटर। पहले उसने पूछा है दूरी और दूसरा पूछा है विस्थापन। मेरी बात ध्यान देना, पहले उसने पूछी है दूरी। देखो दूरी कितनी चले गया, यूं होके यूं तक आना है, यानी कि परिधि का सूत्र लगाना। परिधि आपको पता है वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। तो 2 का 2, पाई का मान कितना 22/7, आर का मान कितना 7, 7 से 7 कट गया, है ना। 44 मीटर, 44 मीटर क्या हुआ, दूरी हुई। सेकंड उसने क्या पूछा है, विस्थापन। ये विस्थापन, विस्थापन विस्थापन कितना हुआ, 0, क्योंकि जहां से उसने चलना प्रारंभ किया था उसी बिंदु पर आकर वापस वो रुक जाता है। तो दूरी और विस्थापन का हर एक बिंदु जो मैं समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को, मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए। आपको कोई भी ऐसा प्रश्न आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए कि दूरी और विस्थापन में कोई अंतर है, और फिर भी कुछ है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। हम एक समान चाल असमान चाल की बात भी करते हैं, है ना। एक निश्चित समय अंतराल में जब हम समान दूरी तय करते हैं तो हम एक समान की बात करते हैं। ये हमने दूरी पढ़ी, विस्थापन पढ़ा, है ना। दूरी की जो हम जब भी मापते हैं तो लंबाई मापी जाती है, ध्यान रखना क्या मापी जाती है, लंबाई। अब लंबाई हो सकता है किलोमीटर में हो, या हो सकता है मीटर में हो, या हो सकता है सेंटीमीटर में हो, या हो सकता है वो मिलीमीटर में हो, है ना। लंबाई का कुछ भी मापन हो सकता है, आप कौन सी यूनिट का उपयोग कर रहे हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। अब हमारे पास में आता है जो गति है, जो गति है, गति कैसी है, तो एक समान गति, एक समान गति। एक समान गति मतलब निश्चित समय अंतराल में, क्या कह रहा हूं मैं, निश्चित समय अंतराल में तय की गई दूरी। देखिए निश्चित समय अंतराल में समान रूप से गति करना, है ना। यानी कि पहले 1 मिनट में उसने चला 200 मीटर, और दूसरे ही मिनट में उसने चला 400 मीटर, और तीसरे मिनट में उसने चला 600 मीटर। मुझे बताओ उसके मध्य का जो अंतराल आ रहा है वो क्या आ रहा है, हमेशा बराबर आ रहा है। तो इस गति को क्या बोलेंगे, एक समान गति बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, एक समान गति कहेंगे। और अगर समय अंतराल जो आ रहा है वो भिन्न भिन्न हो, समय अंतराल क्या हो, भिन्न भिन्न हो, निश्चित समय में क्या हो, निश्चित समय अंतराल में चली दूरी भिन्न हो, है ना। यानी कि टाइम तो वही रहे, 1 मिनट में आपने चला पहले 200 मीटर, फिर 2 मिनट में आप चल गए 500 मीटर, 3 मिनट में आप चल गए वापस 600 मीटर, कुछ बाधा हुई तो टोटल की बात कर रहा हूँ। तो इसके बीच में तो आपका गैप आया 300 का, और इसके बीच में गैप आ गया आपका 100 का। यानी कि ये क्या हुआ, अंतराल क्या हुआ, असमान हुआ। अंतराल क्या हो गया, असमान हो गया। कल हम चाल की बात करेंगे, हो सकता है आज ही वीडियो में डाल दूँ मैं चाल, और उसके बारे में बात करेंगे, औसत चाल की, वेग की, सबकी गणना करेंगे, और उसके ऊपर हम प्रश्न भी करेंगे। तब तक आपको ये पढ़ना है, और किसी भी भय में नहीं रहना है कि भाई एग्जाम होगा कि नहीं होगा। होगा 1 से 26 तारीख को, और उससे पहले आपको सारा कंप्लीट करवाएंगे। कितना कंप्लीट करवाएंगे, ये मान के चलो कि 20 से 22 अपन कंप्लीट कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत।